सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। कुछ इश्यूज़ है उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हालात हैं, एक बात कहता चलूँ, हर पार्टी धरने की बात करती है, जलसे और जुलूस की बात करती है, कोई इनकलाब की बात नहीं करती, क्योंकि इनकलाब में तो आपको पता है बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है और लीडर्स और कायद कुर्बान करने के लिए तो तैयार नहीं है, लेकिन धरना जलसे और जुलूस से अपने मफादात हासिल करने के लिए तैयार है। इस वक्त जो इश्यूज़ हैं वो उसमें आपकी जो रिज़र्व सीट पे फ़ैसला आया है उस पर हुकूमत पार्लियामेंट में जा रही है, उसको लेकर क्या उसका करेगी, करारदाद पास करेगी, उसका क्या नतीजा निकलेगा, क्या इस पोजीशन पे है कि वो कोई कानून साजी कर सके। आर्टिकल 6 की कार्रवाई और जमात पे पाबंदी यानी तहरीक इंसाफ पे बड़ा ज़ोरदार हुकूमत का रिस्पॉन्स आया मीडिया में, तर्जुमान ने, और फिर खामोशी छा गई। तहरीक इंसाफ काजी फाइज ईसा के जाने और जस्टिस मंसूर अली शाह एज चीफ जस्टिस इंतज़ार कर रहे हैं और इस उम्मीद पे हैं कि दिसंबर में उनके हक़ में फ़ैसला आएगा और नया इलेक्शन हो जाएगा या पार्लियामेंट में उनको अक्सरियत मिल जाएगी। कहाँ तक सही हैं? कुछ लोग टेक्नोक्रेट हुकूमत की बात कर रहे हैं कि बस आने वाले वक्त में अब टेक्नोक्रेट हुकूमत है। फिच रिपोर्ट का भी हवाला देते हैं। कुछ लोग साफ तौर पे कह रहे हैं तजिया निगार के हुकूमत तो नहीं जाती, हुकूमत और फ़ौज मिल के 2028 तक हुकूमत तो करेगी। तहरीक इंसाफ एक इंतशार पार्टी के तौर पर अपने आप को मुसलसल इस्टेब्लिश कर रही है और इमरान खान ख़ुद को एक मुल्क दुश्मन लीडर के तौर पर पेश कर रहे हैं। ये बात कहाँ तक सही है? इमरान खान, अब उनकी बहन का स्टेटमेंट भी है, उनके रिश्तेदार या उनके लीडर्स अगर बात करना चाहते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ौज से, आर्मी चीफ से, और फ़ौज की तरफ से ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इन इशूज़ पे बात करेंगे। मेरे साथ हैं दानियाल अजीज़, साबिक़ वफाकी वज़ीर, चेयरमैन नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन ब्यूरो। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, सीनियर सहाफ़ी व तज़कियाकार, आपका ये बहुत शुक्रिया। दानियाल अजीज़ साहब, पहले आपकी तरफ आता हूँ सर। ये सर एक फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उस फैसले को इलेक्शन कमीशन ने भी इस पर एतराज़ात कर दिए हैं कानूनी तौर पर। अब हुकूमत इसको पार्लियामेंट में लेके जा रही है। पार्लियामेंट में उसके पास जो आदाद शुमार है, क्या वो कानून साजी करेंगे या सिर्फ करारदाद पर जाएंगे? दूसरी तरफ वो जो पीटीआई की एक्टिविटीज़ है और जो इमरान खान साहब की एक्टिविटीज़ है, उसके ऊपर अब दोबारा वो आर्टिकल 6 और जमात पे पाबंदी के लिए कोशा हैं, लेकिन थोड़ी सी फिर गैप आ गया है। तो आप इसको कैसे देखते हैं सर? जी, इसमें जो जहाँ तक ताल्लुक है ये सीटों का और इसको पार्लियामेंट में ले जाके इसको तब्दील करने की जो आप बात कर रहे हैं, ये तो मुमकिनात में से नहीं है, क्योंकि जब एक दफ़ा एडजुडिकेट हो जाए कोई केस या कोई इशू तो फिर उसके बाद कानून तब्दील करके उसको अनडू नहीं किया जा सकता, वो अपनी जगह कायम रहता है। आने वाले फैसलों के ऊपर आप असरअंदाज हो सकते हैं। सो ये मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक उस फैसलों का उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन जो है वो मुख्तलिफ हीले बहानों से डिले कर रहा है, लेकिन हकीकत बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है। अब आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, वो रिव्यू पिटिशन का है और वो इन्हीं जजों ने सुनना है। तो जहाँ तक इलेक्शन कमीशन ने थोड़ा सा आप कह सकते हैं बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, वो खुद जजमेंट में मौजूद है कि अगर इसको इम्प्लीमेंट करने में आपको कोई दुश्वारी हो तो आप हमसे कंसल्टेशन के लिए रिज्यू कर सकते हैं। तो उन्होंने कर लिया। मैं समझता हूँ अब इसके साथ क्या होता है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये 2 सीटें इधर 4 सीटें उधर, इसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो कह रहे हैं कि जी हम मुख्तलिफ किस्म के फॉरम्स पे जाएंगे, जैसे कि मसलन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल बात यह है कि अगर आप सुबह पीटीआई की हुकूमत बना दें
तो फिर ये जो 590 अरब बिजली की चोरी है ये कैसे हासिल करेंगे? फिर ये जो टैक्स नेट है ये कैसे बढ़ाएंगे? इनका रिकॉर्ड हमारे सामने है, हम इनको अच्छी तरह जानते हैं, ये को नए तो नहीं आए। तो उसमें वाज़ेह तौर पर इनके पास किसी किस्म का कोई प्लान नहीं है। आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान साहब जो अडयाला में बैठ के FBR का जो एडमिनिस्ट्रेशन का मैनुअल पढ़ रहे हैं, उनको क्या आइडिया है? उनके पास कौन से लोग हैं जो उन्होंने पहले लगाए थे FBR में, जिनको तब्दील करना पड़ गया था, जो ये लाहौर से MNA बन के गए थे, उन्होंने आके तो FBR चलाना इनके लिए, या जो ये जैदी साहब को लाए थे जो खुद ही छोड़ के चले गए कि मुझे दिल की तकलीफ हो गई है, फिर इन्होंने एक्टिंग चार्ज के ऊपर एक खातून लगाई हुई थी जिसको खुद नहीं समझ आ रही थी, फिर कि जी हम FBR नया बना देंगे। मतलब इन हीले बहानों से हुआ क्या कि जो 13% GDP का कलेक्ट कर रही थी FBR, वो इमरान खान साहब के दौर में 9% पे आ गया। तो इसी तरह से अगर आप वाक़ा को देखें तो इसमें उमर अयूब साहब माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे बड़े अच्छे हैं, लेकिन आखिरकार उनको तब्दील कर दिया, उनको EAD का पोर्टफोलियो दे दिया। क्यों दिया? उसकी क्या वजह थी? क्या उस वक्त चोरी रोक ली गई थी? क्या उस वक्त जो ये IPPs का रिव्यू हुआ था, शायद आपको मालूम नहीं है इस बात का, वो इमरान खान साहब ने खुद ओवरसी किया था 2020 में, और उस रिव्यू के तहत जिन IPPs के कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहे थे, जिनसे छुटकारा हासिल हो रहा था, उनको 10-10, 15-15 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, और उन्हीं टर्म्स पे जो इनके पहले थे। इसमें थोड़ी सी कोई तब्दीलियां उन्होंने की, मामूली सी। तो उसमें यह है कि इस तरह से जो IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आज मैं देख रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा से या ये जो PTI वाले हैं, ये कह रहे थे कि ये गले का तोक बन गया, पाकिस्तान तबाह हो गया। ओ भाई, आप शामिल वाजा है इसमें, आपने पूरा हिस्सेदार है, आपने सारे रिव्यू किए हैं, आपकी तो मोहर लगी हुई है इनके ऊपर। अब आप किस मुंह से कह रहे हैं कि जी ये ठीक नहीं है? तो कहने का मकसद ये है कि अच्छा ये बताएं सर, क्या ये मुमकिन नहीं है? क्योंकि जाहिर है IPPs एक ओल्ड है और एक न्यू है, एक 20-25 साल पुरानी, 30 साल पुरानी है जिसको आपका जिक्र किया, और अभी जो आई है वो एक चाइनीज़ के हवाले से, CPEC के हवाले से। उनका तो अभी कॉन्ट्रैक्ट में जो लोन है वो भी अभी बाकी है, लेकिन और जो पुरानी है उनका तो 80% लोन था, वो तो वैसे ही चला गया। लेकिन सर इससे अरबों और खरबों रुपए कमाए गए हैं। सवाल ये है कि डॉलर इंडेक्स में इनको पेमेंट हुई है, क्या ये मुनासिब नहीं है सर कि इनकी फॉरेंसिक ऑडिट हो, इनका ऑडिट होना चाहिए, और ऑडिट होकर ये देखा जाए कि ये इनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर इतनी बड़ी अमाउंट जो इनको अरबों डॉलर इंडेक्स में पेमेंट हुई है, ये पैसे हैं कहाँ? आया यहीं पाकिस्तान में है या बाहर भेज दिए गए हैं? तो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए सर? देखें जी, जो बात समझने वाली है वो ये है कि अगर पाकिस्तान इन IPP से जो इन्होंने खुद कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, अगर इनसे बिजली ले लेते हैं तो फिर कैपेसिटी पेमेंट्स तो खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। तो सवाल तो ये पैदा होता है कि आप जो बिजली आपने बनवाई है, बनाने के लिए तैयारी की है, वो अब ले क्यों नहीं रहे? अब वो नहीं इसलिए ले रहे क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे जो डिस्कोज हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनके अंदर चोरी हो रही है, और चोरी इतनी हो रही है कि हम फिर उनकी लोड शेडिंग कर रहे हैं। तो असल में ये प्रॉब्लम कैपेसिटी पेमेंट्स का नहीं है, ये तो एप्टमा के जो साबिक चेयरमैन है और जो साबिक वजीर है केयर टेकर के, गौहर साहब, वो इसको बना रहे हैं कैपेसिटी पेमेंट्स का इशू, क्योंकि टेक्सटाइल लॉबी को कुछ और हासिल करना है इसमें से। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपके पास लेट्स से 40,000 मेगावाट की डिमांड है, अगर आप लोड शेडिंग ना करें, ये नेपरा के एस्टिमेट्स है, और इस वक्त आपने कोई 41 या 42,000 मेगावाट कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं IPPs में, तो आप वो बिजली लिफ्ट करना शुरू करें, कैपेसिटी के पेमेंट खुद ही खत्म हो जाएगी। प्रॉब्लम है कि वो चोरी हो रहा है, इसलिए आपने लिफ्ट कर ली। तो चोरी में तो आपने कहा था होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, और फाइनेंस मिनिस्टर साहब या औरंगजेब साहब उन्होंने कहा था कि बजट से पहले ये 590 अरब में से आधा हमें हासिल हो जाएगा, और ये बस छठ मंगनी और फट ब्याह, हम तो पहुंच गए। अब वो बात ही सारी पी गए हैं, उल्टा ये हमें बता रहे हैं, फोन उठाए तो कहते हैं मैं 50 अरब रुपए का प्रोग्राम दिया है जिसमें 3 महीने के लिए जो 200 यूनिट तक लोग हैं उनको फ्री हो जाएगा। ओ भाई, 3 महीने 3-3 महीने करके हमें आप रोक ना डालें, आप हमें बताएं आपके पास 590 का हल है कि नहीं है? ठीक है सर। अगर वो 590 आपने हासिल कर लिया होता
वो रिकवर कर लिया होता तो ये 50 तो आपको लगाने का जरूरत ही नहीं पड़ती। यानी आप 50,000 और हमारा 50 अरब और हमारा जाया कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, मैं आगे चल के बात करूंगा, मैं जरा उस पर भी आऊंगा जो अहम पॉलिटिकल इश्यूज है। जी जनाब हफीजुल्लाह न्याजी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। सर मैंने एक सवाल उठाया था कि रिजर्व सीट के ऊपर जो अदालत ने फैसला दिया उसको इलेक्शन कमीशन ने फुली नहीं माना है, वो उन्होंने उस पर कई कानूनी नुकात उठाए हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत भी इन फैसलों को पार्लियामेंट में लेके जा रही है, तो पार्लियामेंट से क्या हासिल होगा जो लेके जा रही है? आया हुकूमत इन फैसलों को मानेगी या नहीं मानेगी? क्योंकि एक बात तो तय है कि ना इस फैसलों की नज़ीर कोई मिलती है पुराने फैसलों में, ना ये आईनी और कानूनी फैसला नज़र आता है, क्योंकि कोई जुरिडिक्शन नहीं है। लेकिन बहरहाल 189 मौजूद है कि अदालत गलत फैसला करें या सही फैसला करें आपको मानना पड़ेगा। तो हुकूमत क्या सही ट्रैक पे है? दूसरी तरफ सर मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि हमने आर्टिकल 6 का सुना और जमात पे पाबंदी का सुना, फिर काफ़ी अरसे बाद, लेकिन फिर हम खामोश हो गए। तो क्या क्या सूरत हाल है सर, कहाँ जा रही है हुकूमत? मेरा ख्याल है कि देखिए हमारे पास प्रेसिडेंट तो मौजूद है हर किस्म की। एक प्रेसिडेंट मौजूद है कि जब परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बनाने के लिए और हमजा साहब को हटाने के लिए आइन से बढ़ के उन्हें फैसला किया, वो अदालत नाफिज कराने में कामयाब हो गई। दूसरी तरफ अदालत ने फिर कुछ दिनों बाद इसी अदालत ने 13 मई को 2023 के अंदर इलेक्शन का तारीख दी 13-14 मई को, और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की अदालत थी, वो नाकाम रहे। हमने देखा कि इलेक्शन नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कराकेदार फैसला किया था और उस पर अमल दरामद नहीं हुआ था। किसी के कान पे ना जूनेंगी, ना कोई जो है कोई पत्ता गिरा कहीं से। अब आ जाए जी कि ये जो फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किया है, इस फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट तो खैर आपको पता है कि ऑल माइटी है उनके, हाँ उन्होंने देखा ना कि उनका फैसला आइन बन जाता है। उनका फैसला जो है अगर मावराए आइन भी है तो इसका मतलब है कि आइन की अपनी तशरीह कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया है कि जब जो तहरीक साहब के जो वोट्स पड़े थे हमजा शरीफ को, हमजा शहबाज को, तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि वो जो आइन है वो तो इतनी इजाज़त देता था कि आप वो बंदे अपनी सीट्स खो बैठेंगे जब उनको जो ये वोट वो क्रॉस करेंगे, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा था कि वो उनका वोट काउंट भी नहीं होगा। फिर वही सुप्रीम कोर्ट है जब नहीं हुआ तो वो इसी तरह बहुत तौजीहात निकलती रही। कहा जाता रहा जी कि पैसे नहीं हैं जी, फलान नहीं है जी, सिक्योरिटी के लिए बंदे नहीं हैं। आर्मी ने कहा जी हम बंदे नहीं देते। उसको जो एक्सक्यूशन के लिए जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए थी वो नहीं मिली। अब ये फैसला जो है इसके अंदर बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक तो स्टेट सुप्रीम कोर्ट ये पूछा है, उन्होंने कहा जी आपने 39 सीट्स आई हैं, बाकी जो सीट्स आई हैं उसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ी बात की, बड़ी रेलेवेंट बात की। उन्होंने कहा ये जिसने पार्टी ने दी है उसका कोई ढांचा है, उसका सदर कौन है, ये भी सुप्रीम कोर्ट बता दे। अगर वो पार्टी एग्जिस्ट करती है तो उस पार्टी के अंदर उसका प्रेसिडेंट कौन है, कि हमें ये नहीं पता कि तहरीक इंसाफ के अंदर कोई ढांचा है। और बाकी जो 86 में से 39 में जो बाकी बची हैं, उन्हें कहा जी जो भी 85, 44, 45, 46 सीट्स हैं, उन्हें कहा जी उनके बारे में हमारे पास तहरीक इंसाफ ने कोई सबूत ही नहीं फराहम किया, तो हम कैसे उनको रिजर्व सीट दे सकते हैं। अब ये तो है इलेक्शन कमीशन का मरला। जब इसके बाद अगर ये फर्क है 39 सीट्स जो हैं इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं है या नहीं है, आप इनको देते हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ के बयान हल्फी जमा कराए। आगे बैठे स्पीकर, उन्होंने अपने तौर पर उसी पर तशरीह करनी है। तो अगर ये फैसला अगले 4 महीने साल इसी तरह पिंग पोंग की तरह चलता रहे तो बुनियादी तौर पे अगले 3-4 महीनों में ये अपनी अफादियत या अपना जो स्टिंग है वो निकल जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ये जितना ये सवाल जाता रहेगा आता रहेगा, सुप्रीम कोर्ट अंडरमाइन होती रहेगी। मेरा ये है ख्याल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने एक फैसला किया था, और जिसमें काजी साहब भी शामिल है, जिसमें ये 8 जजेस भी शामिल हैं, और जिन्होंने एक बात तरीके से
उनको बताया था कि भाई ये चीज़ें ये तहरीक इंसाफ को दे देते हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने आपका है कि हम 39 देना चाहते हैं, जिसके साथ उन्होंने एक कंडीशन लगा दिया या जो भी है एक इसकी जो है तहरीक इंसाफ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है उसको सुप्रीम कोर्ट ज़रा हमारी रहनुमाई करे कि उसका सदर कौन है, कोट अन कोट ये उनके लिखा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इस फैसले के साथ ही आपने देखा होगा, मेरा तो अपना हमेशा से एक एप्रीहेंशन थी कि ये फैसला नाफिज नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि माजी में मेरे पास नज़ीर थी कि 14 मई का इलेक्शन जो था वो एस्टेब्लिश मुबारक नहीं खाता था। नहीं तो ये पार्लियामेंट में जो ये पार्लियामेंट में जो हुकूमत जो पार्लियामेंट में ले जा रही है तो वो क्या करेगी पार्लियामेंट लेके? सिर्फ एक करारदाद पास करेगी या कोई कानून साजी करेगी? और कानून साजी करेगी तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो सकता है उस फैसले को, जो चाहे गैर आईनी हो गैर कानूनी हो, उसमें कोई तब्दीली ला सकती है हुकूमत। मेरा ख्याल है कि जो करेगी, मुझे नहीं पता, मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ कि वो उसी को अगेन अल्फाज के गोरख धंधा में फंसाएगी और बताएगी कि ये यहाँ नहीं है, इस कानून की हम वजाहत कर रहे हैं। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के पास वजाहत नहीं थी, अब सुप्रीम कोर्ट इसके बाद देखे कि जब हमने वजाहत कर दिया पार्लियामेंट ने, अब सुप्रीम कोर्ट कैसे देखती है, सुप्रीम कोर्ट फिर बैठ जाएगी, फिर आर्गूमेंट शुरू हो जाएंगे। तो पार्लियामेंट के पास भी उसी तरीके से जैसे सुप्रीम कोर्ट ने हर तरीके से उसको ओवरस्ट्रेच करके और मुख्तलिफ जो क्यास लगा के और बहुत सारी मार्जिन दे के और ओवरस्ट्रेच करके ये फैसला दिया है। पार्लियामेंट भी इससे ओवरस्ट्रेच करेगी, ये बहरहाल पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट कानून साज इदारा है। सर मैं एक छोटे से ब्रेक में जाऊंगा, चेक में जाऊंगा। कानून साज इदारा है, वो तो कानून साजी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी जब वो रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर सकती है तो फिर पार्लियामेंट क्यों नहीं कर सकती? सर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। ज़रा मैं दानियाल अजीज़ साहब इस पे ज़रा सा मुझे आप बताइएगा, क्योंकि एक तरफ ये देखने में आया है कि जो फैसला आया वो टोटल मांगे बगैर पीटीआई को दिया गया है। पीटीआई पार्टी नहीं थी, ना इसकी कोई नज़ीर मिलती है कहीं दुनिया के किसी फैसले में। मैं इसके ऊपर अब नहीं जाना चाहता, मैं ये जाना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ ये कह रही है, क्योंकि उन्होंने काजी फायज़ ईसा के ऊपर बड़ा ऑब्जेक्शन कर दिया, इमरान खान से लेकर उनके तमाम लीडर्स, और वो कहते हैं आप केस ना सुने। एक तरफ काजी फायज़ ईसा पर उनका हमला है चीफ जस्टिस पे और उनको मुतनाज़ा बना रहे हैं और अपने फैसले वो कहते हैं हमारे केसेस को ना सुने। दूसरी तरफ वो जस्टिस मंसूर अली शाह और उन जजेस को भी मुतनाज़ा बना रहे हैं जिन्होंने उनके हक़ में बहुत बड़ा फैसला दे दिया और उसके ऊपर बहुत सारे आइनी माहिरीन का ये ख्याल है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल फैसला जो कि बनता नहीं था। अब ये कह रहे हैं पीटीआई वाले कि जस्टिस काजी के जाने के बाद हमारी पिटीशन सुनी जाएगी और हमारे हक़ में फैसला होगा और दिसंबर में इलेक्शन हो जाएगा। तो गोया चीफ जस्टिस जो बनने वाले हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, उनको अभी से मुतनाज़ा पीटीआई बना रही है। क्या कहेंगे सर? मेरे ख्याल में जी जहाँ तक ये फैसले की बात है, थोड़ा सा जितनी भी बातें आ रही हैं कबल अज़ वक्त हैं, उसकी वजह यह है कि अभी तक तफसीली फैसला नहीं आया है। तो बहुत सारे सवालात जो जन्म दे रहे हैं मुख्तलिफ लोगों के दिमाग में, चाहे वो आईनी एक्सपर्ट हों या सियासी लोग हों, शायद जब तफसीली फैसला आएगा बहुत सारे सवालों का जवाब उनको हासिल हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि जो आपने पहले सवाल पूछा पार्लियामेंट के हवाले से, वो भी मेरे ख्याल में कबल अज़ वक्त है। जब तक से तफसीली फैसला नहीं आता तो किसी किस्म का भी इसके ऊपर जो है ना वो हतमी राय देना वो नामुमकिन है, क्योंकि अभी तक तो उसके दलाइल ही नहीं सामने आए। तो वो आएंगे तो पता चलेगा फिर। अच्छा सर, मैंने ये बताया था कि ये जो कह रहे हैं कि दिसंबर में इलेक्शन होने वाला है, ये जो पीटीआई खुल के कह रही है, काजी फायज़ ईसा पे एतराज़ कर रही है, मंसूर अली शाह की हिमायत कर रही है, मंसूर अली शाह को अभी से बनने से पहले मुतनाज़ा कर रही है, बड़े अहम तरीन लीडर उनके बयानात हैं। क्या कहेंगे इस पर? तो कोई राय दें सर। ये मेरे ख्याल में पॉलिटिकल जो है ना बयानबाजी है। उसकी वजह यह है कि पीटीआई के अपने ही
मौक़िफ़ में तज़ाद है। एक तरफ वो कहते हैं कि जी हमें हमारी हुकूमत बन रही है क्योंकि हमें सीटें मिल जानी हैं और ट्रिब्यूनल्स में इतने नंबर हैं, इतने हमें रिजर्व सीट मिल जाने हैं और ये हम मेजॉरिटी में आ जाएंगे तो हम हुकूमत बना लेंगे। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि इलेक्शन भी आएंगे। तो मेरे ख्याल में ये बयानबाजी है, इसको ज़्यादा इतनी तरजीह नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो उनका अपना मौक़िफ़ जो है उसी में तज़ाद है। सो मेरे ख्याल में इंतज़ार करते हैं, ये देखते हैं तफसीली फैसला आता है, शायद उसमें बहुत सारे मामला सेटल हो अच्छा जाएं। सर ये बताएं कि ये जो अभी नई स्टेटमेंट आ रही है इमरान खान साहब की तरफ से, हालांकि इमरान खान साहब और पीटीआई को बहैसियत एक इंतशार पार्टी के तौर पर देखा जा रहा है और हुकूमत आर्टिकल 6 भी लगाना चाहती है और इस जमात को बैन भी करना चाहती है और आइन के आर्टिकल्स में 17 मौजूद है जिसमें पार्टी को बैन करने के लिए कहा भी है। तो आप समझते हैं सर कि ये जमात वाकई इस पोजीशन पे आ गई है कि इसको बैन किया जाए और इमरान खान ने जो अदम एतमाद के वक्त एक्ट किया था उसको ये सिर्फ एक धमकी है या हुकूमत वाकई आर्टिकल 6 की तरफ जाएगी? मैंने सुना था जब ये ऐलान इन्होंने किया था तो उस वक्त इनके एक वजीर ने तफसील में बताया था कि इसकी वजूहात क्या है पार्टी बैन करने की। तो उसमें जो उन्होंने फहरिस्त पेश की थी उसमें तकरीबन मेरे ख्याल में 90% जो उनके नुकात थे वो ऐसे थे जिनमें वो पहले ही बरी हो चुके हैं अदालतों में से। तो वो अपील स्टेज पे अब अगर हुकूमत जाती है तो उनमें वहाँ से कुछ हासिल होता है तो वो तो अलग बात है, लेकिन इस स्टेज पे ये कहना कि इन वजूहात की बुनियाद पर इनको जो है पार्टी को बैन कर दिया जाए, ये मेरे ख्याल में कम अज़ कम जो मैंने नुकात उनसे सुने, अगर ये केस बनाएंगे तो ये तो बुरी तरह शिकस्त करेंगे क्योंकि वो तो पहले बरी हो चुके हैं। तो इसलिए इनको कोई जो, और वैसे भी मैं समझता हूँ कि ये एक फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मनूवर है। देखें जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके कभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सोल्यूशन नहीं होते। एडमिनिस्ट्रेटिव सिर्फ आपको ये कर सकता है कि आपको थोड़ा वक्त ले दे ताकि आपकी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है या पॉलिटिकल नैरेटिव है वो सामने आ सके और लोग फिर उसके ऊपर फैसला कर सकें। लेकिन अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है कि जो जमातें इस वक्त हुक्मरान जमातें हैं इनसे तो कोई नैरेटिव बना ही नहीं है, बल्कि उलट इसके जो इंतजामिया है उनको बार बार जो इनकी मदद के लिए सामने आना पड़ रहा है। तो हैरानगी इस बात की होती है कि ये अपनी तरफ से बड़ी अपने आप को मंजी हुई और तजर्बाकार जमातें कहते हैं, लेकिन इनसे कोई मतलब ढंग की बात ही नहीं हो रही। और मैं इलेक्शन से पहले ये बात मैं मंजर आम पे लाया कि जो महंगाई और बेरोजगारी है, मैंने उस वक्त जब मैं नून लीग में था तो मैंने अपनी जमात पे के कुछ लोगों पे तनकीद की कि ये तो अवाम को बता ही नहीं सके कि जो अवाम पिस रही है, गरीब मिट गया है, ये महंगाई के हाथों, बेरोजगारी के हाथों लोग शिकस्त व रेफ्त हो गए हैं, इसके बारे में कोई पुख्ता बयान जो है सबूत के साथ हुकूमत दे ही नहीं सकी है। और इलेक्शन सर पे आ गया और उसके बारे में बात भी नहीं करना चाह रही। तो अवाम तो का एक ही सवाल है और मैं समझता हूँ कि जो फरवरी 8 का इलेक्शन हुआ ये हुआ ही एक इशू पे है, वो महंगाई और बेरोजगारी है। और अभी भी ये मैं समझता हूँ कि ये हालांकि इतना ज्यादा मवाद है, इतना मवाद है, और मैंने उस वक्त भी बार बार कहा और आज मैं दोबारा आपके प्रोग्राम में ये बात ये यकीन दहानी करवाना चाहता हूँ कि मैंने उस वक्त कहा था कि ये मैं सारा का सारा पोल जो है खोल के अवाम के सामने रखूंगा कि असल में इस महंगाई के पीछे कौन जिम्मेदार था और इस बेरोजगारी के पीछे कौन जिम्मेदार है। और वो जो चीज़ सामने आएगी फिर आपको समझ आएगी शायद कि सियासी बयानिया और नैरेटिव क्या होता है और सियासी मसले को सियासी हल कैसे करके निपटाना है। लेकिन सर यहाँ पर माफ़ी के साथ 1-2 मिनट आपके पास हैं, मैं उनके पास जाने से पहले सर ये जो महंगाई है, ये बेरोज़गारी है, तो आप ही लोगों ने तो दिया है सर, आप उसका हिस्सा रहे हैं। PMLN का मुस्लिम लीग नून ने दिया है, PTI ने दिया है, पीपल्स पार्टी ने दिया है, इन्हीं लोगों ने तो दिया है सर, या फिर मार्शल्लाह वाली हुकूमतों ने दिया है। आपके पास 1 मिनट है सर। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में रिकॉर्ड महंगाई हुई है। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था अप्रैल 2022 में, उस वक्त 12% महंगाई थी। 2 माह के बाद जून के महीने उसी अप्रैल 2022 के बाद ये 24% पे चलेगी। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर कोई हुकूमत, दुनिया की किसी मुल्क की भी हुकूमत चाहे कि वो 2 माह में महंगाई डबल कर दे, वो कर ही नहीं सकती। तो ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ये पहले से तैयार चला आ रहा था एक रेला, और मैंने मुख्तलिफ चैनलों पे बार बार इसका बकायदा मैंने प्रचार किया है, मैंने चीखे चलाए हूँ
कि ऐसा रेला आ रहा है कि सब कुछ बहा के ला जाएगा, और वही हुआ कि पाकिस्तान में तारीखी तौर पर रिकॉर्ड महंगाई हुई, जो 38% पे सीपीआई चले गई और 45% पे सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स चले गई। लेकिन सर आप ये बात भी अभी मानते हैं कि इन चीजों का हल किसी जमात के पास नहीं है, इंक्लूडिंग पीटीआई, क्योंकि पीटीआई के ज़माने में भी बहुत ऐसे आदाद शुमार हैं जो तबाही वाले हैं, तो इसका हल फिर क्या है? बस 30 सेकंड सर। इसका हल ये है कि आपको जो अदारा जुम्मेदार है और जो फिस्कल डेफिसिट है उसको आपको इस पे जवाबदेह ठहराना पड़ेगा और उनसे ये महंगाई का खात्मा हासिल करना पड़ेगा। वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, और इसमें जो अहम बात देखने वाली वो ये है कि हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान है, वहां पर -8% महंगाई, -8%, और श्रीलंका में 2 साल पहले दिवालिया निकल गया, वहां पर अशारिया 9% महंगाई है जो 60% तक चले गई थी। तो वो उन्होंने ये देखे, महंगाई जो है ये होती नहीं है, महंगाई की जाती है, और अगर की जा रही है तो इससे कोई मुस्तफीद हो रहा है। अभी भी मैं समझता हूं कि पीडीएम की हुकूमत और इस वक्त की जो हुकूमत है नून लीग की, ये हिस्सेदार है इस महंगाई में, महंगाई के जिम्मेदार हैं। ठीक है सर, मैं आता हूं, जरा टाइम है हफीजुल्लाह नियाजी साहब की तरफ। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, जरा इस पॉइंट पे आता हूं, हुकूमत ने एकदम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये इंप्रेशन आया कि जनाब आर्टिकल 6 लगने वाला है, जबकि जवाज़ मौजूद है। फॉरेन फंडिंग के हवाले से उनके पास पहले मौजूद था, ठीक है, डिक्लेरेशन नहीं दिया था, वो जब डिक्लेरेशन देंगे तो 15 डेज़ के अंदर अंदर उनको सुप्रीम कोर्ट में जाना है जनाब पार्टी को बैन करने के लिए। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उससे भी पीछे हट गए हैं, क्या कहेंगे सर इस पे? डॉक्टर साहब, मेरे तो अपना लगे बंदे जो है जिसको कहना चाहिए राय है, और मेरे अपने रहनुमा असूल हैं जिनके तहत मेरी जो नाप तोल का जो निज़ाम मैंने बनाया हुआ है वो उसके मुताबिक है। पहले तो मुझे पहले पता नहीं था कि दानियाल बैठे हैं। रियली मुझे बहुत खुशी हुई है कि दानियाल मुझे बहुत दिलो जान से अजीज़ हैं और मैं इनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। इनका बड़ा ब्रिलियंट करियर है सियासत के अंदर। इस तरह के लोग बहुत कम हैं हमारी सियासत में। डॉक्टर साहब, बात यह है जी कि जो हम बात कर रहे हैं, एक बात आपके प्रोग्राम में मैं मेरे ख्याल में कई दफ़ा दोहरा चुका हूँ और बाकी कई प्रोग्रामों में, कि कौमों के अरूजो ज़वाल की कहानी कोई शहबाज शरीफ का 1 साल का पीरियड या इमरान खान शहबाज शरीफ के 4-5 साल मिला के नहीं होता। ये कौमें जो है, जब चाइना आज $20 ट्रिलियन की इकॉनमी है तो उसके पीछे 75 साल की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। इंडिया आज $5 ट्रिलियन को टच करने वाला है तो उसके पीछे 75 साल की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। सऊदी अरेबिया, गल्फ कंट्रीज आज अगर G20 के आ रही हैं, जो उसके अंदर पहुंच चुके हैं, तो उसके पीछे उनके 70, 80, 90 साल की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। यूरोप, अमेरिका, उसकी हिस्ट्री उससे आगे चले जाएं, जापान के आगे चले जाएं, कोरिया के पीछे देख लें कि 50-60 साल की 1960 से लेके आज तक उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। मैं हमेशा ये बात दोबारा दोहराता हूँ कि किसी मुल्क का जो बुरान है, मुआशी हो या इक़्तिसादी हो, माशरती हो, सफारती हो, सारे सियासी बुरान की कोख से जन्म लेते हैं। और ये जो बुरान जिसको हम फेस कर रहे हैं, इसके अंदर दानियाल मेरा बहुत प्यारा छोटा भाई है कि मैं कहता हूँ कि आप इमरान खान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, जनरल आसिम मुनीर, सुप्रीम कोर्ट सबको मिला के करा दें, निकाल दें। ये इस वक्त कटाई का टाइम है। इसके अंदर ये कहना जी कि ये वही बुरान है, मतलब कि ये बड़ी ज़्यादती है कि आप ये कहें जी कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई तो रिकॉर्ड महंगाई आई, मैं मानता हूँ। लेकिन ये भी हमें मालूम है कि 2 महीने पहले क्या हुआ कि जब दुनिया में बर्न्ट ऑयल की कीमत $130 थी, इमरान खान पाकिस्तान में 10 रुपये कम कर रहे थे। महंगाई तो कम होनी थी, लेकिन किस कास्ट पे होनी थी? और उससे पहले 2 हफ्ते पहले शौकत अजीज साहब भाषण दे रहे थे शाहजेब प्रोग्राम में कि कौम सीट बेल्ट कस ले कि जो महंगाई का तूफान आने वाला है, क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि हम IMF के पास जाना है। क्या आप डिफ्यूज़ कर सकते थे? आप क्या डिफ़ॉल्ट इमरान खान हुकूमत में होता तो करता? ना करता। ये भी नहीं करेंगे और ये अब भी नहीं करेंगे। इनके पास क्या चेकलिस्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं IMF के पास। जब इसहाक डार साहब ने कोई निगोशिएट करने की कोशिश की तो उनको जनाब आपने जो जिसको कर डिसीट कर दिया।
और कहा कि नहीं जी इसहाक डार साहब जो है वो बड़े नाकाम आदमी है कि IMF के साथ उनकी जो मुज़ाकरात थे वो कामयाब नहीं होते और बड़ी खराबी पैदा हुई। देखिए ये बात आप जहन में रखें कि जो 25 जुलाई 2018 का इलेक्शन था उसके बाद पाकिस्तान प्रैक्टिकली एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में चला गया था 25 जुलाई में, और ये 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ ये फर्क है कि इस इलेक्शन में फॉर्म 45 नाम की कुछ चीज थी, 25 जुलाई को फॉर्म 45 भी नहीं था। मैं तो कवरेज कर रहा था जियो पे बैठ के टीवी उस पर 8-10 दिन मैंने कवरेज की। मुझसे पूछेंगे जब 8-9 बजे हर टीवी चैनल को आया कि 8:30-9 बजे की रिजल्ट अनाउंस कर दे। जिन लोगों ने ये कहने से इनकार किया वो अपने अपने चैनल में वो चुप करके उठ के तो पीछे रिटायरिंग रूम में चले गए, और वो लोग आगे आ गए जिनके पास हिम्मत थी, और वो ये बात जो है सीना जोरी भी करते थे कि जब 1% रिजल्ट अब लोगों के पास नहीं पहुंच रहे थे। लेकिन हमारा ये टॉपिक है नहीं। आपने जब 25 जनवरी जुलाई का इलेक्शन किया था तो उसके बाद हर आने वाले दिन ने मुल्क को एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में भेजना था। उसके बाद PDM की हुकूमत आई, कंट्रोल उनका डबल हो गया। निगरान आई, प्रैक्टिकली मेरा ख्याल वही है। और उसके बाद जब ये 8 फरवरी की हुकूमत आई, ये अब आप बात कर रहे हैं उसी के अंदर से निकाले जो सारी बातें ये इसके जुज़्व हैं, चाहे सियासी अदम इस्तेकाम है, चाहे कंट्रोल है। सियासी अदम इस्तेकाम कौन ला रहा है? चले मुझे ये बता दें सर, मैं थोड़ा सा मैं एक सवाल करना चाह रहा हूं सर, मुझे दे दें। अगर यही मैं कह रहा हूँ जो आप सवाल करेंगे उधर मैं आ रहा हूँ। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चाहे तौला तारक की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बड़ा तकल्लुफ़ ज़्यादा किया होगा तो शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जाने से पहले शहबाज साहब को बता दिया हो कि ये स्क्रिप्ट है और ये पढ़ने जा रहा हूँ। ये इमरान खान साहब ने कहा है कि मैंने तो नहीं किया। मैं तो जब एक वोट लेना होता था, क्या जब 18 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर बने थे 16 अगस्त को, तो कौन से इत्तेहादी थे जिन्हें 30 वोट दिए थे? वही वोट जब शहबाज शरीफ को उन्होंने डलवा दिए, जो इमरान खान कहते हैं कि मुझे इनकी फोन कॉल करनी पड़ती थी, मिन्नत करनी पड़ती थी, मुझे वोट चाहिए। क्या मजबूरी थी सर? आपको क्या आपको मजबूरी क्या है सर? आप एस्टेब्लिशमेंट की बात क्यों मानते हैं? आपको क्या मजबूरी है? आप GHQ क्यों जाते हैं? आप GHQ क्यों जाते हैं सर? आप एस्टेब्लिशमेंट से मदद क्यों लेते हैं? तो आज क्या कर रहे हैं? देखें ना इमरान खान साहब ने क्या किया। यस, मीर जाफर मीर सादिक कहा ना, यस, अगस्त सितंबर में किसके घुटने टोकते बैठे थे प्रेसिडेंट हाउस में? इमरान खान ने, बाजवा के ना। यस। और किसको कहा था मैं एक्सटेंशन दूंगा? मीर जाफर मीर सादिक को। यस। जो जानवर था उसको दी थी एक्सटेंशन ना। तो क्यों आजकल क्यों स्टेटमेंट दिया है कि मैं आसिम मुनीर साहब खुदा के वास्ते चुंगल में ना हो? यानी कि ये लोग पागल हैं, मैं पागल हूं कि इमरान खान साहब के साथ नून लीग लड़वा रही है। नून लीग ने कहा था कि सितंबर के अंदर लॉन्ग मार्च करो आसिम मुनीर के खिलाफ। ये नून लीग ने कहा था ना कि कोई भी सुना था किसी लेफ्टिनेंट जनरल के खिलाफ किसी ने 6 महीने कैंपेन चलाई हो, उसकी माँ बहन बीवी बच्चे वो किरदार खुशी हुई। फिर काजी साहब को देख ले, 6 साल उन बेचारों का केस नहीं आ रहा, वो सुन नहीं रहे। आप उन्हें कसूर क्या किया कि उनकी बीवी को आप टांग के रखे 6 महीने? इनके पास ये खिलौना है, अल्लाह ने दी है ताकत सोशल मीडिया पे, इसी के अंदर चाहे 90% है 60% है। लेकिन उसका मतलब यह है कि आपने जिसकी मर्जी चाहे पगड़ी उछाल दे। आज मैं बात करूं मुझे गालियां दे देंगे, ये फलां कर देंगे, मैं जो वो बात नहीं है। इशू ये है कि आपको काजी फैज़ ईसा ने और आसिम मुनीर ने, जबकि वो चीफ जस्टिस नहीं बने थे, जबकि वो आर्मी चीफ नहीं बने थे, उनके खिलाफ कैंपेन क्यों चलाई थी? अब आप चलाई थी तो फिर आप मार्च 2023 में कह रहे हैं कि मैं आसिम मुनीर साहब को फ़ोन में बात करना चाहता हूँ। मेरे पास तो अकाउंट है, मेरी जो है मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ कि किस तरीके से जब उनकी तैनाती होने लगी नोटिफिकेशन, तो इमरान खान ने शर्त लगाई थी कि आरिफ अलवी साहब जब हो जाए, अगर कुछ काम ना बने तो आप लाहौर आएंगे और मैं बताऊंगा आसिम मुनीर साहब को। आसिम मुनीर साहब ने वो कॉल मैं आपको बता रहा हूँ, इसको वेरीफाई कर दे, कोई बंदा डिनाई कर दे कि आसिम मुनीर साहब ने वो कॉल इमरान खान साहब के साथ बात करने से इनकार कर दिया था। अभी वो आर्मी चीफ नहीं बने थे, लेफ्टिनेंट जनरल थे। ये कुछ 22 या 23 नवंबर की बात है। अच्छा, उसके बाद फिर मार्च में या फरवरी के आखिर में
अगले 2023 में आरिफ अलवी साहब को फिर लाहौर बुलाया गया कि मेरी बात कराएं। भाई आपका अगर झगड़ा को असूली है तो फिर डट जाए। एक आप में ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, फिर आप उसके बाद आप कह रहे हैं जी कि नून लीग हमारे झगड़ा कराने जाती है। भाई नून लीग आपको निकाल के लेके गई थी लॉन्ग मार्च पे, जो आपने आसम मुनीर साहब के खिलाफ रावलपिंडी लेके गए। आप इमरान खान की बात, इमरान खान में जाके दानियाल अजीज साहब के शहर सियालकोट में भी ये लॉन्ग मार्च शुरू हुआ था, उससे एक दिन पहले मरे कॉलेज के ग्राउंड पे जाकर उन्होंने किया था और हल्फ लिए थे खत्म कराएंगे, हम जिहाद अजीम पे जा रहे हैं। सर वक्त खत्म हो रहा है, सर खत्म हो रहा है। एक जुमला कहना चाहूंगा कि सर इमरान खान साहब इतना बड़े बड़े यू टर्न लेते हैं, आप उनकी बात को सीरियस क्यों लेते हैं सर? वो जब उनकी मर्जी होती है जो बोल देते हैं, ना उसका सर होता है ना पैर होता है, लेकिन बहरहाल हम उन आवाज़ों को लेकर उस पर बातें भी करते हैं। बहुत शुक्रिया, वक्त ख़त्म हो चाहता है। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।